कार्यक्रम कल्पांत सेंटर गतोत्थानंदाम में आप सभी छात्रों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। क्योंकि हम यहाँ पर हस्तरेखा से सबसे महत्वपूर्ण सीख रहे हैं स्वभाव। बहुत बार हमारे मन के अंदर ऐसा वहम सा रह जाता है किसी के भी प्रति। जब हम किसी को पहली बार मिलते हैं, देखते हैं, शुरू में हमारा किसी के साथ जब संपर्क होता है, उस समय हम उस व्यक्ति के लिए कुछ धारणाएं बना लेते हैं कि ये ऐसे होंगे, ये ऐसा होगा, इनका स्वभाव ऐसा होगा, मैंने फट से बोलना है क्या। और बहुत सी बार ये बात तो हम क्लासेस में कहीं पे भी ज्वाइन होते हैं, जाते हैं, बच्चे भी शुरू में जब स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे यह बात होती ही है। लेकिन जिस व्यक्ति की तर्जनी योग्य होती है, जिस व्यक्ति के हाथों के ऊपर गुरु की स्थिति योग्य होती है, ऐसे लोगों को आप कैसे भी माहौल में डाल दो, कैसे भी माहौल में ले जाके बैठा दो, इनका जो आत्मविश्वास वाला जो गुण होता है ना, वो बाहर आता ही है। अब आज की क्लास में शुरू में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग अभी ज्वाइन हो रहे थे, कुछ लोग वेट कर रहे थे कि चलो मैं तो बोलूंगा ही, लेकिन और कोई नया पॉइंट बोले तो सुने। तो ये भी क्या होता है कि हमारे हाथों के ऊपर कुछ ऐसे चिन्ह पाए जाते हैं, तो कुछ लोग बड़े जिज्ञासु होते हैं, देखते हैं पहले कौन क्या क्या कहता है और क्या क्या है, मेरे भी कितना ध्यान में है, और जो मैंने ध्यान में रखा है वो सही भी है कि नहीं। कल तो मैंने नोट किया ही नहीं था, अब अगर मैंने कोई गलती से कुछ बोल दिया तो सब हंसेंगे क्या। मतलब हम है ना, हमेशा अपने लिए तारीफ, हमारे लिए अच्छा, हमारे प्रति किस जो भी जितनी भी पॉजिटिव बातें है ना, यही बातों को हम अपनाने के लिए, यही बातें पाने के लिए हम आतुर रहते हैं। हम इन बातों का कभी स्वीकार ही नहीं करते हैं कि ठीक है, गलती से मेरे से कुछ गलत भी शब्द चला गया और अब उस पे किसी ने कोई प्रतिक्रिया दे दी है तो कोई बात नहीं ना, मैं अपना वाला, अपनी गलती मैं सुधारूंगा, क्योंकि मैंने गलत शब्द बोला था इसलिए सामने वाले ने उसके प्रतिक्रिया दी। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, लेकिन हम क्या करते हैं कि जब हमारी ओर से कुछ बहुत अच्छा होता है, उसके लिए थोड़ा अच्छा बोला जाता है तो हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, और हमारी तरफ से थोड़ी सी चूक होती है, कोई उसके लिए इतना सा बोलता है, हम उसके लिए इतना सारा नाराज हो जाते हैं। ये हमारा स्वभाव होता है। तो इस स्वभाव को भी हम हाथों से कैसे जानेंगे। कुछ लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, नहीं ये है तो है, मुझे पता है, यही था, यही बोला था। अभी किसी ने बोला कि गुरु पर्वत के ऊपर बात हुई, फिर किसी ने बोला कि नहीं गुरु पर्वत पे नहीं हुई, बाकी की बातों पे हुई। तो गुरु पर्वत पे भी तो हुई थी ना थोड़ी सी बात, तो आप भी अपनी बात को थोड़ा सा पकड़ सकते थे। मैं हस्तरेखा में मनोविज्ञान सिखा रही हूँ, बात को ध्यान रखिएगा। 50% तो आपकी बात सही थी ना। तो हम जब हमारा जो व्यवहार होता है, हमारा व्यवहार कहाँ से चलता है, हमारा संवाद कहाँ से चलता है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड से चलता है। चेतन मन, अवचेतन मन, इन दोनों से हमारा व्यवहार चलता है। हम अंदर ही अंदर बहुत सारी बातों का चिंतन करते रहते हैं, बहुत सारी बातों का हम प्रोग्रामिंग बनाते रहते हैं, लेकिन क्या सच में हम सोची हुई सारी बातें करते हैं? यहाँ पर कितने लोग हैं कि जो सुबह में उठने के बाद या पहले ही दिन, कल मुझे सुबह उठने के बाद ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, दोपहर में ये, शाम में ये, रात्रि में ये, इसका कोई लिस्ट बनाता है क्या? अगर कोई बनाता है तो चैट बॉक्स में डाले। यहाँ पर मुझे ये बताइएगा कि सुबह सुबह उठने के बाद हमारी क्या प्लानिंग होती है कि आज मुझे क्या करना है। दोपहर में हम हमारे उस जो भी हमने निर्णय लिया होता है कि मैंने ये करने का निर्णय लिया था, क्या मेरा उतना काम हो गया है, हम अपने आप का फॉलोअप लेते हैं क्या? रात्रि होने के बाद हम अपने आप को रिकॉल करते हैं क्या कि मैंने आज दिन भर में यह काम करने का सोचा था, मेरे इतने काम हो गए हैं, मेरे इतने काम बाकी है, आज मैं इससे मिला, मैं उससे मिला, मैंने इससे बात की, मैंने उससे बात की, मुझे ये बोला गया, मुझे वो बोला गया, मैंने इससे ये बोला, मैंने उसे वो बोला। क्या मेरा वहाँ पे बोलना सच में जरूरी था? क्या मैं वहाँ पे सुन के ले सकता था? क्या मैं वहाँ चुप क्यों हो गया? मैं वहाँ चुप क्यों हो गई?
क्या मैंने वहीं पे जवाब दे देती तो? इन सारी बातों का क्या हम रिकॉल करते हैं क्या? क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है ये एक संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अंदर समाने की शक्ति रखता है। लेकिन हम हमारे मस्तिष्क का अगर हम बोलेंगे कि 100% में से 4% भी उपयोग नहीं करते हैं, और हम 4% भी उपयोग नहीं करते हैं, वह वजह से देखिएगा आप जब ध्यान मेडिटेशन ये करवाए जाते हैं, इसके अंदर आप देखोगे कि अभी हम किसी कार्य में बैठे तब हमारे मन में कोई विचार नहीं आएगा, लेकिन यही का विचार वहां ध्यान में आएगा। ये रेखा इधर, वो रेखा उधर, वो पैर इधर, वो पैर उधर, ये अंगुली, ये वो दुनिया भर की बातें क्या। तो हम जब ध्यान में बैठते हैं तब हमें अनेक विचार आते हैं, फिर वो ध्यानी कराने वाले बोलते हैं विचारों को आने दो, विचारों को जाने दो। मैं तो कहती हूँ कई जाने मत दो, जितने आते हैं उतने सब आने दो, एक बार के आ जाने दो, सबको आने दो और सबको लिख लो, एक डायरी के ऊपर लिख लो। दूसरे दिन फिर ध्यान में बैठो, फिर सारे विचारों को आने दो। आप देखोगे कि आप जब दूसरे दिन बैठोगे तो पहले दिन में के जो विचार है, पहले दिन अगर 80 विचार आए होंगे तो आपको दूसरे दिन उसमें के 15-20 विचार आपके छट गए होते हैं। सारे के सारे 80 के 80 वो विचार नहीं आते हैं, उसमें से कुछ छट जाते हैं और 2-4 नए आ जाते हैं। इस प्रैक्टिस को अगर आप धीरे धीरे करोगे ना तो 1 महीने के बाद ऐसे होता है कि पहले दिन, दूसरे दिन, 5वें दिन, 8वें दिन में के सिर्फ 2 से 3 विचार आपके मस्तिष्क में रहते हैं, बाकी आपका मस्तिष्क पूरा जीरो हुआ होता है। तो मतलब 1 महीने के बाद या 21 दिन के बाद आप अपने माइंड को जो भी प्रोग्राम देना है आपके हिसाब से कम 21 दिन का, तो हमारे आचार्य कहते हैं कि 21 दिन की तो साधना होती है, और हमने इसका अनुभव लिया है कि कम से कम हमें अपने आप को 21 दिन देना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि जो आपके 3 विचार कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 3, कम से कम तो 1 ही पकड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 विचार, हम 4 पकड़ेंगे। ये 3 विचार ही आपके जीवन का कार्य होता है, यह 3 विचार ही आपके जीवन का उद्दिष्ट होता है, यह 3 विचारों पे ही एक्चुअल में आपको काम करना होता है। और आप इन 3 विचारों को जब अपने मन मस्तिष्क में रख लेते हो, अपने काम का उसे आप एक स्रोत बना लेते हो और फिर अपनी जर्नी शुरू करते हो, फिर अपना कार्य शुरू करते हो। ये 3 विचार कुछ भी हो सकते हैं। आपका जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को आपको किस तरह से करना है, आपकी किसी से नहीं बन रही है तो उसके साथ आप हमें कैसे व्यवहार करना है, आपके बच्चे नहीं सुन रहे हैं तो उन्हें कैसे पढ़ाना है, उसे कैसे समझाना है। कोई भी विचार हो सकता है, किसी के जीवन में कोई बहुत ज्यादा खुशी वाली बात है, किसी के जीवन में बहुत ज्यादा गम वाली बात है, तो उसके ऊपर यानी कि क्या होता है कि हमारा मस्तिष्क हमारे मूल ध्येय के ऊपर आकर रुक जाता है। जो हम रोज क्या करते हैं कि बस उठ रहे हैं, अपना डेली रूटीन कर रहे हैं, थोड़ा काम में ध्यान, थोड़ा टीवी में ध्यान, थोड़ा ये वेबिनार ज्वाइन कर लिया, थोड़ा वो कर लिया, थोड़ा यहाँ कर लिया, ये थोड़े इससे मिल लिया, सब कुछ थोड़ा 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 चल रहा है, प्लानिंग किसी में नहीं है। कितने लोग जीवन का प्लानिंग करते हैं? आज आप बताइएगा कि हमारे भारतीय अगर हमारी आयुर्मानता बोले तो हमारा 79 हमारा आयुर्मान बताया गया है। हम 80 साल का पकड़ेंगे। 80 साल के आयुर्मान के अगर हम बोलेंगे तो 25 साल तो हमारे पढ़ाई लिखाई और हमारी जॉब लगने में चले जाते हैं। आगे के जो 25 साल होते हैं हम उसके अंदर हमारा जॉब, बिजनेस से इसका सारा सेटलमेंट होता है, इसमें विवाह हो जाता है, बच्चे होते हैं और एक बीच की उम्र में हम आ जाते हैं। हमारे पास 25 साल लेने के लिए है, 25 साल उपयोग करने के लिए है, और 50 साल के बाद मैं तो बोलूंगी कि व्यक्ति कार्य से रिटायर होने लग जाता है, क्योंकि वहां से आगे उसका खुद का जीवन होता है, उसका खुद का आनंद होता है। अगले 20-25 वर्ष में उसे अपने बच्चों की शादी करनी है, उसका आनंद लेना है, उसके वो कहीं गया आया नहीं है, उसे घूमना फिरना है, उसका आनंद लेना है, उसके आसपास का जितना भी वातावरण है सबके साथ उसे जो अपना समय बिताना है, अपना आध्यात्म जीवन है, तीर्थाटन है, परदेश गमन है, यह सारी बातें करनी है। हम अगर अपना जीवन का इस तरह से जब प्लानिंग करेंगे तो हम पिछले 25 सालों में हम हमारा जीवन बहुत ही आनंदमय जी पाएंगे। लेकिन यह प्लानिंग कौन और कितना करता है? मैं यह सब बात आपको क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि यह सब हमारे हथेली में छुपा है।
अब आप मुझे यहाँ पे कोई चैटिंग करके बताएगा या कोई राइस हैंड करेगा, उनका ऑन कर देंगे वाइस आचार्य। मुझे ये बताइएगा कि अब अगर मैं बोलूँ कि कोई इधर हम किसी का हाथ देखेंगे आज, तो आपके क्या प्रश्न होंगे? मैक्सिमम अपने प्रश्न डालिएगा कि आप क्या जानना चाहते हो, हस्तरेखा क्यों सीखना चाहते हो, आप हस्तरेखा से क्या देखना चाहते हो, आपके जीवन में क्या है या आपके आसपास के जीवन में क्या है, अपने प्रश्न डालिए। हस्तरेखा विज्ञान हमें क्यों समझना है? दिल्ली से राजन पाटिल। हाँ बोला। आपने थोडे मी आपल्या हिंदी में बोलता हूँ मैं, एक्चुअली दिल्ली का हूँ। हाँ तो हिंदी में बोलो, हाँ हिंदी में बोलो। अपने ज्ञान के लिए या बच्चों के फ्यूचर के लिए मैं जानना, यानी कि आपको बच्चों का फ्यूचर जानना है। अपना भी है थोड़ा बच्चे का। हाँ जी, फ्यूचर पे आ गए हम। हाँ, और कोई? हम हस्तरेखा से क्या क्या देखना चाहते हैं? बहुत बढ़िया, बिजनेस करियर बदल, अपना स्वास्थ्य, बहुत बढ़िया। और किसी अच्छे बुरे के स्वास्थ्य के लिए जैसे कोई किसी को परेशानी होती है, अगर हम उसके बारे में बताते हैं तो उसकी हेल्प होगी। अगर हस्तरेखा से हम उसे बता सकते हैं तो दूसरे की हेल्प करने के लिए। हाँ जी, ओके। खुद के लिए कुछ नहीं क्या? मैंने आज खुद के लिए पूछा है। मेरा प्रश्न सही से समझिए, हमें स्वयं के लिए क्या जानना है? नमस्कार, मैं रंजना बोल रही हूँ। नमस्कार। अपने आगे की हेल्थ के बारे में जानना है। जैसे कि मैं अभी सीनियर सिटीजन हूँ, तो मैं सिर्फ हेल्थ पर कंसंट्रेट करती हूँ। बाकी पैसे वगैरह मुझे नहीं कमाने हैं, वो तो है कुछ ना कुछ, तो मैं सिर्फ हेल्थ के बारे में जानना चाहती हूँ। तथास्तु, आपका पैसा ऐसा ही रहे, बढ़ता रहे। धन्यवाद। और सारे ग्रुप को आपके पैसों की एनर्जी मिलती रहे। धन्यवाद। बहुत सुंदर बोला। देखिएगा, रंजना जी ने परसों बोला था मैं किसके हाथ देखूं, मेरे पास तो कोई रिश्ता ही नहीं है, लेकिन आज देखो उनका थॉट क्या है। और अपनी जॉब और हेल्थ के लिए। और हेलो, बोलिए बोलिए, आप सबके अनम्यूट कर दिए गए आप हैं। हस्तरेखा से तो कुछ भी देख सकते हो, अपनी लाइफ, फ्यूचर, माइंड, हेल्थ, सब कुछ आपकी हस्तरेखा आपको सब कुछ बताती है। बिल्कुल। हो गया है सबका? हाँ बोलो बोलो। प्रणाम 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 जी। प्रणाम जी, प्रणाम। स्वास्थ्य और भविष्य। हाँ जी, हाँ जी, अपना स्वास्थ्य। हाँ जी हाँ मैम, जी, बोलो। हाँ स्वास्थ्य। हाँ, अपना स्वास्थ्य, बिजनेस और भविष्य की खुशियाँ परमात्मा को कैसे पाया जाए, कहाँ हम अटक रहे हैं, उसे कैसे पूरा करें। ओके, और कोई? प्रणाम। प्रणाम। स्वास्थ्य और भविष्य। और मीनूश्री जी, आप क्या बोलोगे? मैं बोलना चाहूंगी, बहुत कुछ है बोलने के लिए, तो बाकी नहीं, एक ही बोलो। एक तो सबसे पहली चीज चाहिए अपना, सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य, जो हम कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, और दूसरा जो सुख है वो जो काया के साथ माया भी हमें चाहिए। तो माया भी होनी चाहिए, और हम जो ये शिक्षा लें, उस शिक्षा से हम दूसरे लोगों का भला कर सकें, उनके आने वाले भविष्य को बता के उनको हम कुछ गाइडलाइन कर सकें, तो वो मेरा एक मोटिव रहेगा। हेलो, प्रणाम। हाँ प्रणाम। मुझे अपनी आध्यात्मिक प्रगति जाननी है। बहुत सुंदर, धन्यवाद। आपका नाम क्या मैडम? आप सामने आइए, आपका नाम क्या? सुदर्शना निर्वाण। प्रणाम। प्रणाम। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हाथ से हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में जान सकते हैं, और ये जान सकते हैं कि हमारे यहाँ इस जन्म का पर्पस क्या है, क्या वो पर्पस जो है वो हम पूरा कर रहे हैं या नहीं? जी, अपने अपने प्रश्न अपने डायरी में भी रखना।
चलिए, मुझे लगता है कि हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आ गए हैं और यहाँ पे अब हमारा दूसरा प्रश्न रहेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने क्या मांगा है, क्या देखना चाहते हैं? ज्यादा ज्यादा से से ज्यादा लोग लोग हेल्थ, और माया ही मांगी है जी। जॉब। सबसे ज्यादा लोग हेल्थ देखना चाहते हैं मैम, हेल्थ सही रहनी चाहिए। हेल्थ एंड माया दो चीजें मांगी हैं सभी ने अपनी। जी जी, इस जवाब से ये महसूस होता है कि सब लोग एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, क्लास में अच्छे से बैठे हैं। मैं तो ज्ञान चाहिए। हाँ जी, जी देखिए, हम हमेशा कहीं पे भी, जैसे हमारे गांव में कोई महाराज जी आए, हमें पता चला कि महाराज जी तो बड़े अंतर्यामी है, बहुत कुछ देखते हैं, जानते हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं, या कोई अभ्यासक है, अभ्यासक के बारे में हम सुनते हैं, या कहीं हम कुंडली दिखाते हैं, वास्तु दिखाते हैं। अब मुझे ऐसे लगता है कि जनरली कोई दो लोग बोलेंगे अब मेरे इस सवाल का जवाब, कोई भी दो लोग हाँ या ना बोलेंगे, बाकी के लोग चैट बॉक्स में यस नो लिख सकते हो। जनरली कोई भी शाखा से अगर हमें देखना हो, शकुन शास्त्र हो, डाउजिंग हो, टैरो कार्ड हो, आपका रमल शास्त्र हो, वास्तु शास्त्र हो, कुंडली हो, केपी हो, जो भी हो, जिस या हस्तरेखा हो, तो हमारे प्रश्न लमसम यही होते हैं कि मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, मेरा बिजनेस कैसा रहेगा, मेरा लाइफ पार्टनर कैसे रहेगा, है कि नहीं, या मेरा बुढ़ापा कैसा रहेगा। आप लोगों ने ये प्रश्न बहुत कम लोगों ने पूछा है कि मेरा उत्तरार्ध कैसे रहेगा। हम पिछली जर्नी जानना चाहते हैं, अगली जर्नी जानना चाहते हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं, ये जानना चाहते हैं। देखो, मैंने किसी के तो भी मन में ये प्रश्न चल रहा था, उनके चेहरे की हंसी पड़ ली। तो हम सब कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन हम अपने आप को जानना चाहते हैं क्या? सबसे पहले हम किसी भी विधा से अपने आप को कभी नहीं जानना चाहते। एक ही व्यक्ति ने यहाँ पर बोला है कि मैं स्वयं क्या हूँ, मुझे अपने अंदर का जानना है। कहीं ना कहीं ये साधना मार्ग से जुड़े हुए हैं, अंतर से जुड़े हुए हैं। भला ही इनके ओर से शब्दों की रचना 80% ही थी, पूरी 100% नहीं थी, लेकिन सभी के जवाब में उनका जवाब आया। तो हमें जब हमारा ही पता नहीं है, तो हम बाहर जो भी ढूंढते हैं उसमें कभी कभी हमें जो चाहिए वो हमें मिल भी जाता है, फिर भी हम उसका ठीक से एहसास नहीं कर पाते हैं, हम उसे समझ नहीं पाते हैं। हमें बहुत अच्छी हेल्थ चाहिए, लेकिन हमारी हेल्थ क्या है ये हमने कभी जानने की कोशिश की? हमारा आहार क्या है, हमारा व्यवहार क्या है, हमारा व्यवहार क्या है, हम कब उठते हैं, कब सोते हैं, क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते, इसका हमारे बॉडी के ऊपर क्या असर होता है, इसे हमने कभी सोचा है? कभी नहीं सोचा। हमें माया चाहिए, माया चाहिए, पैसा चाहिए, जॉब चाहिए। जॉब के लिए एजुकेशन अच्छे से करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बिजनेस है, बिजनेस के लिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, फिर वो पैसों की हो गई, वो हमारी भावनाओं की हो गई, हमारे विचारों की हो गई, हमारे बुद्धि की हो गई, माइंड की हो गई, हर बात की। और सबसे बड़ी चाहिए प्रतीक्षा। बिजनेस के अंदर प्रतीक्षा बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि आप बोलोगे कि मैंने आज 5-50 लाख रुपए, मैंने 10 लाख रुपए मैंने किसी बिजनेस में लगा दिए और कल भर बारिश होने लग जाए, ऐसे नहीं होता है। सक्सेस का रेशो जो होता है वो धीरे धीरे 1 to 4 6 फिर बाद में है तो 12 पे जाता, फिर 18 पे जाता, और ऐसे करते हुए फिर वो है तो 20 से एकदम 40 से एकदम 70 एंड 70 से एकदम वो 110% होता है। लेकिन हमें क्या लगता है कि मैंने आज अगर जो लगा दिया उसका तो बिल्कुल मुझे तो महीने 15 दिन में हो जाना चाहिए। बिजनेस के अंदर बहुत सी बार क्या होता है कि अगर आप कोई शॉप वगैरह अगर किराए से ले रहे हो तो आपको बहुत बार 6 महीने घर से उसका किराया भरना पड़ता है,
जरूरी नहीं है कि आप जो वहाँ पे बिजनेस कर रहे हो उसमें से आपका किराए के भी पैसे आ जाए, आपके खुद के शौक पानी के भी आ जाए, गृहस्थी चलाने के भी आ जाए, कहीं ना कहीं थोड़ा सा माइनस में प्लस होता है। जॉब के अंदर भी हमें लगता है कि नहीं अब तो मैंने जॉब में लग गया है, मैंने डिग्री ले ली है, बहुत अच्छी जॉब मिल जाए, जॉब मिलते के साथ उसकी सुविधाएं भी मिल जाए, सुविधाएं के साथ मुझे फटाफट प्रमोशन भी मिल जाए। हर बात के लिए हमारे पास प्रतीक्षा होना बहुत ही जरूरी होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें हस्तरेखा विज्ञान से सर्वप्रथम हमें अपने आप को जानना है। हम क्या है, हमारा स्वभाव क्या है, हम किसके साथ क्या व्यवहार करते हैं, हम किसी के व्यवहार को प्रति व्यवहार कैसे करते हैं। हम जब अपने आप को समझ जाएंगे हम सारी दुनिया को समझ जाएंगे, और जब तक हम अपने आप को ही नहीं समझ पाएंगे हम किसी को भी नहीं समझ पाएंगे। बहुत सी बार ऐसे होता है कि हम कोई बात बोलते हैं, वो बात हमारे लिए गलत होती है, उसकी प्रतिक्रिया में कोई हम पे चिढ़ता है, हमें उसका चिढ़ना दिखता है, उसका हंसना दिखता है, किंतु हमारी गलती नहीं दिखती है। कभी कभी हम कोई ऐसी बेवकूफ़ी वाली बात करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारी तारीफ करता है, हमारे लिए अच्छा बोलता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसके पीछे का हम व्यंग नहीं समझ पाते हैं। तो व्यंग करने के लिए भी हाथ के अंदर एक बहुत ही सुंदर सा योग बताया गया है कि ऐसे लोगों को ना, मतलब ऐसे होता है कि इधर जैसे किसी की शव पड़ा है, कोई मृत हुआ है और उसके शव यात्रा में हम जाते हैं ना, तो हमारे हथेली के अंदर कोई चिन्ह या कोई ग्रह का प्रभाव अगर जिस तरह का चाहिए हुआ, तो वो लोग वो जगह भी नहीं छोड़ते कि वहां पे सारे लोग रोते रहते हैं, लेकिन वो उसमें से भी कोई एक हास्य विनोद बना लेंगे। कुछ लोगों को फटाक से तो कविताएं, यहाँ पे हमारे रजनी जी है कि इनको आप किसी भी विषय पे बोल दो, इतनी मतलब शीघ्र कवि है। तो शीघ्र कविता यह भी एक गुण है, स्थिर रहना ये भी गुण है, देर से पॉज लेते हुए देर से जवाब देना यह भी एक गुण है, आत्मविश्वास से बोलना यह भी एक गुण है, आत्मविश्वास नहीं होना यह भी एक गुण है, एकदम बटरफ्लाई फूल पाखरू के जैसे हल्के फुल्के रहना हर जगह यह भी एक गुण है। तो यह सारी बातें हम हमारी हथेली से देखते हैं। तो कल हमने क्या बताया था, हमने 7 हाथों के प्रकार बताए थे, अंगुलियों के प्रकार बताए थे, फिर हमने कल गुरु के ऊपर चर्चा की थी। आज देखिएगा कि गुरु तत्व छाया हुआ है ना कल परसों से, तो व्हाट्सएप के ऊपर एक कहानी सब तरफ चल रही है, चीटी वाली, कि चीटी को अगर कैसे जैसे पुणे से दिल्ली तक जाना है, वो अगर पैदल निकल पड़ी तो क्या होगा, उसे तो 2-4 जन्म निकल जाएंगे हमारे, वो चलती रहेगी, है कि नहीं। लेकिन वो अगर कोई ट्रेन में बैठने वाले के बैग पे बैठ गई या उसके शरीर पे बैठ गई तो वो तो 18 घंटे में पहुंच जाएगी, बस से बैठेगी तो 2 दिन में पहुंच जाएगी, हेलीकॉप्टर में बैठेगी तो 2 घंटे में पहुंच जाएगी। वैसे ही जिस व्यक्ति ने जिस क्षेत्र का ज्ञान लिया है, उसे अगर हम हमारा मार्गदर्शक, उसे अगर हमारा गुरु तत्व उस विषय का अगर मानते हैं, उसने अपना जीवन दिया है, जैसे हमने अपने पिछले 20 साल इस अभ्यास के लिए दिए हैं, लेकिन हमारे पास अभी समंदर में नाखून डुबाए इतना भी ज्ञान नहीं है, फिर भी बोल रहे हैं जितना है उतना ही देंगे। तो ऐसे हम किसी उस विषय के मार्गदर्शक के साथ अगर हम जुड़ते हैं, उससे अगर हम वो ज्ञान लेते हैं, उसने अपने जीवन के 10, 20, 15 साल उस विषय को दिए हैं और वो उस अपना सारा जीवन का निचोड़ अगर आपको दे रहा है, तो हम तो 2 महीने में एस्ट्रो बन जाएंगे, हम तो 3 महीने में अच्छा अभ्यासक बन जाएंगे, फिर वो हम रेकी मास्टर बन सकते हैं, हम डाउजर बन सकते हैं, हस्त विशारद बन सकते हैं। हमारी बाकी की तो कुछ कलाएं इतनी, मतलब टैरो कार्ड हुआ, न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी तो इतना फास्ट है, हमारी मीनू जी आपको बिल्कुल 10 दिन के अंदर मतलब सेमी मास्टर तो नहीं बोलूंगी, लेकिन सेमी मास्टर बना देती है कि आप अपना और अपने बच्चों का ग्रेड इतने सुंदर तरह से बना लोगे, अपने घर के प्रश्नों तो आप छुड़ा ही लोगे। वो बोलते हैं ना कि ऑर्गेनिक खेती खुद के घर के पूर्ति की छत के ऊपर तो भी बहुत है, सारे गांव के लिए करने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादातर लोगों को क्या लगता है कि ज्योतिष विज्ञान हुआ, अलग अलग तरह की जो विद्याएं है, अलग अलग तरह की जो
यह जानकारी है, या भाई हमें किसी फील्ड में जाना है क्या, हमें क्या स्पिरिचुअल में जाना है क्या, इसलिए करना है क्या। ये भी बहुत लोगों का भाव होता है। ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ कि आपने अपने किसी मित्र को, सहेली को बोला होगा, अरे वहाँ पे ना वो आचार्य जी बहुत अच्छे से मानस उपचार का बता रहे हैं, रेकी का बता रहे हैं, वो मैडम वो अंकों का बता रही है, ये मैडम रेखाओं का बता रही है। तो वो कहेंगे हमारा क्या काम है, हमें कभी लगा तो हम चले जाएंगे ना, किसी को बता देंगे कुंडली हो गया। लेकिन आप जहाँ पे कुंडली दिखाने जा रहे हो, हाथ दिखाने जा रहे हो, वो क्या कह रहा है, सच में वो आपको अपने ज्ञान से बोल रहा है, वो आपका उस समय का फायदा ले रहा है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं तो हम समय से मारे होते हैं, समय के मारे होते हैं, कहीं ना कहीं हम प्रॉब्लम्स में होते हैं, तभी ऐसे जगह जाते हैं। हेल्थ के बारे में आप मुझे बताइएगा कि कितने लोग हैं कि कुछ भी तकलीफ नहीं है फिर भी हर साल अपना बॉडी चेकअप करते हैं। हाँ नहीं, लेकिन हमें अगर अपेंडिक्स हो गया तो अचानक हम आधी रात में एडमिट हो जाएंगे, हर्निया हुआ तो हो जाएंगे, कैंसर हुआ तो फिर हम कोने काने में कहीं पे भी जाके कुछ भी पागलों की जैसा कुछ भी जो बोलेगा वो दवाई लेते रहते हैं, क्योंकि हमें कैंसर से मुक्ति चाहिए होती है। लेकिन कुछ ना होते हुए हम पहले योगा करना, अपने आप को हमने आहार विहार में अच्छे रखना, या हमने 1 साल में हमारा है तो एक उम्र के बाद हमें अपना मेडिकल चेकअप करना ही चाहिए, और उस तरह से हमें जीवन शैली बनानी चाहिए। उसी तरह से वर्ष कुंडली कितने लोग बताते हैं, हस्तरेखाएं अगर आपके ऊपर, आपके जीवन में यदि कोई व्यक्ति आता है, कोई मार्गदर्शक आता है, तो उसके विचारों का प्रभाव आपके ऊपर होने लग जाता है। आप किसी भी विषय में, किसी भी क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति के साथ अगर आप जुड़ते हो, आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि आप अगर अपने किसी मित्र के साथ 8-15 दिन आप किसी भी टॉपिक पे बात करो, उससे जरूरी नहीं है कि बात करना है। आप आज से एक प्रयोग कीजिएगा अपने माइंड को पहचानने का, एक 7 दिन के लिए कीजिएगा। आपके कोई रिश्तेदार हो गए, आपके कोई फ्रेंड हो गए, आपके कोई मार्गदर्शक हो गए, आप उनको फोन कीजिएगा, नेचुरली उस समय में कोई तो भी बात छेड़िएगा, और वहां से कोई तो एक बात आएगी, और उनके साथ आप चर्चा कीजिएगा। ऐसे ही आधा 1 घंटा बात कीजिएगा। जियो है, एयरटेल है, सब फ्री वाले नेट है, कोई बिल नहीं आता है एक बार रिचार्ज मारने के बाद, तो बात कीजिएगा। 7 दिन के बाद आप देखोगे कि आप उनकी भाषा बोलने लग गए और आपकी भाषा वो बोलने लग गए। मतलब आप उनको अगर बोलोगे मेरी ननद तो ऐसी, मेरी देरानी तो वैसी, मेरे पति तो इससे यही नहीं करते, वही नहीं करते, तो वो अपने घर में वो तकरारें करने लग जाएगी। और वो अगर वहाँ पे बोलेगी कि भाई मेरा बच्चा तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, ये भी जॉब पे चले जाते हैं, मैं भी दोपहर में 1 घंटा वो रेखा जी का प्रोग्राम देख लेती हूँ और वो इधर ढूंढती हूँ, तो उसके मन में जिज्ञासा होगी। वो 8वें दिन आपको बोलेगी अरे वो कौन सी लिंक है, मुझे भी जरा बताना। आप इस प्रयोग को कीजिए। मतलब हमारा जो ये माइंड है ना, इस माइंड को हम जहाँ लगा देते हैं ये वहां पे काम करने लग जाता है। तो फिर क्यों ना हम इसे अच्छा कार्य करवाएं। तो हमने शुरू में जो बोले थे, देखिए हस्तरेखा में आपको मुझे 5 दिन भी नहीं लगेंगे वैसे बोलो तो सिखाने के लिए, बताने के लिए क्या है, लेकिन पढ़ने के लिए क्या, जानकारी तो मैं आपको दे दूंगी। 10 दिन में मैं आपको पूरी हस्तरेखा की जो 400 पेज की किताब मार्केट में आती है वो भी मैं आपको जानकारी दे दूंगी। लेकिन उसमें से अगर 4 लाइन भी आपको नहीं समझेगी, उसे देखने का मर्म, उसके पीछे का उद्देश्य, हर चीज के पीछे एक उद्देश्य होता है। जब हमारे पास हमारा उद्देश्य आ जाता है ना, फिर हम उस कार्य को जितना शिद्दत से करते हैं, इतना शिद्दत से करते हैं कि फिर उस विषय के मार्गदर्शक हमें मिलने लग जाते हैं। हमारे अंतर आत्मा भी हमें उससे जुड़े हमें जवाब देने लग जाती है, जो पहले हमारे अंदर नहीं थे। हमारी सोच को परिवर्तन करने का हमारे अंदर ही छुपा हुआ राज है। इसलिए मैंने कहा कि हस्तरेखा से सर्वप्रथम जानिए अपने आप को। मेरी हथेली किस आकार की है, मेरी अंगुलियां कैसी है, मेरे पर्वत कैसे है। जैसे हमारे 7 तरह के हाथ होते हैं, हमारी अंगुलियां उतने तरह की होती है। हमारे हाथों के ऊपर नवग्रह का जो बताया गया है, तो आज मैं आपको यह बताऊंगी कि हम हाथ के ऊपर जो होते हैं, तर्जनी माने गुरु, मध्यमा शनि, अनामिका रवि, कनिष्ठिका बुध, उसके नीचे आता है फिर चंद्र पर्वत आता है,
चंद्र और बुध के बीच में जो होता है मंगल आता है, ऊपरी मंगल, क्योंकि मंगल दो होते हैं हाथों के अंदर, एक ऊपरी मंगल होता है, एक अंतर मंगल होता है। ये सब हम आपको है तो अगली क्लास के अंदर इसके वाली बड़ी पिक्स बताएंगे। उसके बाद में मंगल के बाद में जो नीचे चंद्र होता है, चंद्र के बाद में फिर शुक्र होता है, बड़ा वाला शुक्र होता है। चंद्र और शुक्र के बीच में होता है नेपच्यून। शुक्र से ऊपर फिर हम अगर ऊपर देखेंगे तो गुरु पर्वत होता है। तो इस तरह से हमारे हाथों के ऊपर यह सारे पर्वत होते हैं। और फिर हथेली के मध्य में अगर हम देखेंगे तो हर्षल का पर्वत होता है। तो इस तरह से हमारे हाथों के अंदर यह 9 पर्वत होते हैं। हमारे हथेली में मुख्य 6 रेखाएं होती है। तो प्रथम रेखा जो होती है वह हृदय रेखा होती है। हम देखते समय भले ही हृदय रेखा देखो, लेकिन हम जब माता के पेट से जब जन्मते तो हम क्या कहते हैं, जन्म। तो हथेली के ऊपर हमें प्रथम रेखा को जन्म रेखा से देखना चाहिए, हमें जीवन रेखा से देखना चाहिए हथेली को हमेशा। तो जीवन कैसा है, व्यक्ति की जीवनी शक्ति कैसी है। बहुत से लोगों को क्या लगता है जीवन रेखा बहुत ज्यादा डार्क है तो ये व्यक्ति तो 100 साल जिएगा, जीवन रेखा पतली है तो इसकी तो उम्र कम होगी क्या। हाँ, उसकी तबीयत में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन उम्र का वहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। तो हाथों के ऊपर जो मुख्य रेखाएं होती है वह 6 रेखाएं होती है और गुप्त में एक 7वीं रेखा होती है। तो जीवन रेखा, मस्तक रेखा, अंतकरण रेखा जिसे हम हार्ट लाइन बोलेंगे, फिर होती है भाग्य रेखा, फिर होती है रवि रेखा, फिर होती है आरोग्य वाली बुध रेखा, फिर होती है मिलन रेखा। विवाह कोई योग नहीं है। विवाह यह हमारी भारतीय संस्कृति में 16 संस्कारों में दिया गया एक संस्कार है। इसलिए हम यहाँ पर विवाह रेखा, ये एक मीठा नाम है कि 2 व्यक्ति को सर्टिफिकेट मिल जाता है साथ में सब कुछ करते हुए रहने का। तो यह विवाह रेखा हमारे भारत में चलती है। हम अगर बाहर, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर कार्य करते हैं तो वहाँ पे मिलन रेखा के आपकी एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से, एक लड़के की लड़की से एक दूसरे से मानसिक, भावनिक, शारीरिक तरह से मिलन की जो इनकी मानसिक इच्छा जिस उम्र में होगी, ये सचमुच अपने मन और मस्तिष्क से सारी वैवाहिक जिम्मेदारियां या वह शारीरिक, इसमें सबसे ज्यादा हम मंच से ये बोलेंगे कि यहाँ पे हम शारीरिक भाव को ही ज्यादा देखते हैं कि हम एक दूसरे की शारीरिक जरूरतों को पूर्ण करते हुए उसकी जिम्मेदारी कितनी ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, यह सारी बातें हम मिलन रेखा से देखते हैं। तो यह हमारी मुख्य हाथों के ऊपर रेखाएं होती है। अब हम सर्वप्रथम यहाँ पर बात यह आती है कि जब हम हस्तरेखा का जब हमने परिचय देखा, उस परिचय के अंदर हमने देखा कि जीवन शास्त्रीय पद्धति से हस्तरेखा का क्या महत्व है। आज मैंने जो आपको कुछ बातें बताई कि हम जीवन जीते हुए हमें हस्तरेखा का क्या उपयोग लेना है, उसका उपयोग पता होगा, उसका महत्व पता होगा, तो हम उसके ऊपर विचार कर सकते हैं, उसे अपने जीवन में ला सकते हैं। इसका मानस शास्त्रीय क्या महत्व है, इसे भी हम देखेंगे कि सच में हमारे हाथों के ऊपर अगर कोई निशान है, कोई पर्वत है, उसका गुण है, तो हमारा मस्तिष्क उस तरह से ही है या हमारा मस्तिष्क कुछ विपरीत है, या हमारे पास वो सब था पर हमें पता ही नहीं था और अब हमने उसका उपयोग किया, तो सच में हमारे जीवन में उसका उपयोग होगा क्या, यह हम यहाँ। हाँ, तो मैंने ये बताया था कि जो मिलन रेखा है इसे ही हमारे यहाँ पे मीठा नाम दिया गया है विवाह रेखा की। 2 लोगों को बिल्कुल समाज मान्यता के साथ साथ रहने का जो एक अवसर मिलता है, इससे हम कहते हैं विवाह रेखा। किंतु विवाह कोई योग नहीं है, यह हमारी मानसिकता है। दूसरे को मानसिक तौर पे, भावनिक तौर पे और विशेष अगर देखा जाए तो शारीरिक तौर के ऊपर हम अपने आप को किसी को सौंपने के लिए हमारी मानसिकता बन जाती है, तब व्यक्ति किसी के प्रभाव में आता है, किसी के संपर्क में आता है और उनका जो भी अपना मिलन होता है, जो भी अपना उनका
संयोग होता है वह होता है मिलन, वह होता है विवाह। ऐसे अगर किसी का मानसिक रूप से या भावनिक रूप से अगर वह व्यक्ति अपने आप को अनसिक्योर समझता है, अपने आप को उन सब बातों के लायक नहीं समझता है, और ऐसे लोगों की अगर आप शादी करवा दो तो आपको 2-3 महीने के बाद पता चलेगा कि कहीं ना कहीं लड़की नाराज है, लड़का नाराज है, और उनके दोनों के बीच की जो भी बातें हैं यह हमारे सामने आती है। और बहुत सी बार हम देखते हैं कि बच्चों का घर में जब उनकी शादी की बात निकलती है, बाकी टाइम तो वो लोग बड़े ही नॉर्मल रहते हैं, पर जैसे ही शादी की बात निकलती है तो बड़े मतलब विरोध करने लग जाते हैं। बहुत सी लड़कियों को हम देखते हैं कि जैसे हमारी भारतीय संस्कृति में या हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत सारे समाजों में भी अपनी अपनी एक मान्यताएं है कि हम अगर थोड़ा सा नीचे अशिक्षित वर्ग में या ऐसे थोड़ा सा पहाड़ियों में वगैरह जाएंगे तो वहाँ पे बेटियों को जल्दी से मतलब 15-16 साल में उम्र में आते ही, मतलब वो तो कायदे के भी 18 साल पूरे नहीं होने देते, 15-16 साल में ही विवाह करा देते हैं। कुछ समाज में ऐसा होता है कि बच्चियों का ग्रेजुएशन होने देते हैं, जॉब लगने देते हैं, फिर उसकी शादी की जाती है। कुछ समाज में ऐसे होता है कि जॉब भी लग गई, पढ़ाई हो गई, जॉब भी लग गई, लड़की अच्छी अपना करियर कर रही है और फिर करेंगे, देखेंगे कब बहुत ज्यादा तालमेल का, बहुत ज्यादा मनपसंद का या बहुत ज्यादा हमारी ख्वाहिशों वाला मिलेगा तब करेंगे। या किसी किसी को अपने करियर का इतना जुनून होता है कि उनको ये सारी बातें जो होती हैं यह ज्यादा उनके ऊपर प्रभाव नहीं रखती है। क्यों? क्योंकि जब तक आप किसी बात को मन मस्तिष्क से नहीं स्वीकारते तब तक वह घटना घटने के लिए आपके जीवन में वैसे वातावरण बनता नहीं है। और ऐसे लोगों के लिए फिर आने वाले डेटाज में ये लोग सो क्यूरीज निकालते हैं और फिर उसके विरोध करते हुए वो उन बातों को वहां पर रोकते हैं। कुछ बच्ची ऐसी होती है कि उनके अंदर यहाँ पे भी एक गुण होता है कि हाथों के अंदर कुछ ग्रहों का प्रभाव अगर बढ़ जाता है तो कुछ बच्चियां उम्र से पहले ही बड़ी दिखने लग जाती है। उनके अंदर कुछ भाव भावनाएं, उनके हार्मोन्स के अंदर इस तरह से आ जाते हैं कि मतलब माँ बाप बोलेंगे कि नहीं अभी तो रुक जा, बड़ी बहन की करनी है, पर छोटी बहन कहती नहीं नहीं आप तो अच्छा वर मिले तो मेरा भी साथ में ही निपटा दो। तो ये सारी जो बातें हैं यह हम यहाँ पर हथेली पर देख सकते हैं। देखिएगा, हम मानव है, हमारा मानव को जो ईश्वर ने हमें जन्म दिया है, तो यहाँ पे एक स्त्री और एक पुरुष जन्म को जब आता है तो भगवंत ने हमें हमारी प्रतिकृति पृथ्वी तल पे छोड़ के और हमें जाना है। सबसे प्रथम हमारा कार्य क्या है? हमें कोई कॉलेज की डिग्री लेने के लिए भगवान ने यहाँ भेजा नहीं है। हमें कोई कर्म कांड, कोई भी किसी भी तरह का विधि विधान करने के लिए हमें यहाँ भेजा नहीं है। हम यहाँ पर आए हैं सर्वप्रथम इस मानव देह के जो भी हमें धर्म बंधन दिए गए हैं, हम जन्म जन्म से यह आत्मा जो हरि का स्मरण करते हुए जन्मों की यात्रा करते हुए मानव जन्म में आई है, तो ये यहाँ क्यों आई है कि यहाँ पर अपनी एक प्रतिकृति छोड़े। अपनी प्रतिकृति कैसे छोड़ेगी? जब दो लोगों का सहयोग होगा तब तीसरा निर्माण होगा। और आपकी प्रतिकृति को आप निर्माण करने के बाद आपको अपनी प्रगति करनी है। उसके बाद आपको अपने अध्यात्म की ओर जाना है, अपनी प्रगति की ओर जाना है। आपके जीवन के जो भी कोई उद्दिष्ट है उन उद्दिष्टों की ओर हमें जाना है। लेकिन हम क्या करते हैं ना, ये पूरा करते हैं ना वो पूरा करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे अभी किसी का प्रश्न आया था कि स्पिरिचुअलिटी में मेरा कैसा रहेगा, मेरा अध्यात्म जीवन कैसा रहेगा। आपके ही प्रश्नों के उत्तर मैं गोल गोल करके एक एक में घूमते हुए बोल रही हूँ। किसके प्रश्न का जवाब दे रही हूँ? मुझे कुछ चेहरे दिख रहे हैं कि जिसका जवाब मिल रहा है उसके चेहरे पे ऐसे कमल खिल रहा है। तो यहाँ पर विषय यही आता है कि स्पिरिचुअलिटी की ओर जाते समय, अध्यात्म की ओर जाते समय हो या राजकारण में अपनी उन्नति हो या करियर में अपनी उन्नति हो या बिजनेस में हो, आपका मूल कर्तव्य जब आप पूर्ण कर लेते हो, आपकी मूल अभिलाषा आप जब पूर्ण कर लेते हो तो अपने कार्य के ऊपर आप पूर्ण कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो। तो हम हथेली से यह सारी बातें देखते हुए फिर हमने ये देखा आज कि जीवन शास्त्रीय तरह से हाथ का क्या महत्व है।
दूसरी बात को हमने थोड़ा सा पहचाना कि मानस शास्त्रीय दृष्टिया, ये सारी बातें मानस शास्त्र पे आती है ना, हमारा मन किन बातों को स्वीकारता है कि नहीं, हम मस्तिष्क से क्या विचार करते हैं क्या नहीं। तो ये मानस शास्त्रीय दृष्टिकोण जब हमें समझेगा तब हमें हम किसकी भी हथेली देखते हैं तो वो हथेली में क्या लिखा है ये समझेगा। उसके आगे का मेरा ये कहना था कि हम जो हाथों के प्रिंट्स लेते हैं तो हर व्यक्ति के हाथों का प्रिंट अलग होता है। आप किसी एक के हाथों के ऊपर किसी रेखा को किसी ग्रह से कहीं जाते हुए देखोगे, किसी अंगुलियों पे कोई चिन्ह देखोगे, और हर व्यक्ति को अगर आप वही एक बात रटी सटी बोलने लग जाओगे तो हर हाथ पे नहीं ये होगी, वो उसका कॉम्बिनेशन होगा। हर हाथ अलग है, हर हाथ आपके पास, हम बोलते हैं ना, अब कितना करे, मुझे अगर यह अभ्यास करना है तो मैं किस किस का देखूं। 700 करोड़ दुनिया बैठी है, आपकी 5-10 जन्म निकल जाएंगे, लेकिन इतने हाथ हम कब देखेंगे। लेकिन सभी हाथों के अंदर कुछ तो है, साम्य तक कुछ तो है कि हम 150 हाथों के ऊपर भी अगर हम काम करते हैं तो हमें हमारा स्वयं का जीवन चरित्र हमें दिखने मिलने लग जाता है। दूसरी बात, हाथों से ही हमारा स्वभाव बोलो कि हमारा स्वयं का विचार बोलो या हमारे मन बुद्धि बोलो, यह बिल्कुल सही होती है या यह प्रत्येक व्यक्ति की अलग होती है। एक ईश्वर की बनाई हुई जो आकृतियां है, आप जैसे मैं नहीं हूँ, मेरे जैसे आप नहीं हो, ईश्वर ने हर कृति अलग बनाई है। तो कभी भी किसी को अपने आगे बहुत बड़ा या बहुत छोटा मत समझे, या अपने आप को भी किसी के आगे कम या ज्यादा ना समझे। अपने आप को मैं परमात्मा की प्यारी मूर्ति हूँ, मैं परमात्मा की सबसे प्यारी बच्ची हूँ, बच्चा हूँ, मैं परमात्मा का प्यारा बच्चा हूँ, क्योंकि परमात्मा ने हमें कितने सारे पूरा इतना सुंदर शरीर दिया है, सारे ऑर्गन्स दिए हैं, बुद्धि दी है, परिवार दिया है, तो हम उसे अच्छे लगते हैं इसीलिए दिया है ना। तो हम काले हैं, गोरे हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, इन बातों पे नहीं जाना है। इन बातों के ऊपर हमें योग, प्राणायाम, आहार विहार से इसमें हम थोड़ा सा आकर देख सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन हम अगर देखेंगे हथेली के ऊपर कि अगर आपका अगर फायर एलिमेंट्स है, आपका मतलब अग्नि तत्व जागृत है, तो आप कितने भी काजू बादाम खा लो, आप बिल्कुल स्लिम ही रहोगे, क्योंकि आपके अंदर की ऊर्जा कुछ ना कुछ करने के लिए ऐसी दौड़ते रहती है। आपका अगर वाटर एलिमेंट्स है तो आप थोड़े से फुलफुले ही रहोगे। तो हमारा एलिमेंट्स जब हम जान जाएंगे ना, तो उस चीज को हम, हमारी जो कमजोरी है ना, उसे हम ताकत बना लो। आप देखिएगा, एक पुरानी फिल्मों में 2 हीरोइंस थी, एक हेलन थी, एक टुनटुन थी। टुनटुन ने भी अपना करियर बनाया और हेलन ने भी अपना करियर बनाया। एक ने स्लिमनेस का उपयोग किया, एक ने अपना मोटापे का उपयोग किया। हम कर ही नहीं पाते हैं, हम करते ही नहीं हैं। तो ये हमें हस्तरेखा से सीखना है, जो हमारे पास है उसका हमें उपयोग करना है, हमें बटोरने नहीं जाना है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारे हाथों के ऊपर जो प्रथम पोर के ऊपर जो चिन्ह होते हैं, इन चिन्हों के अलग अलग नाम होते हैं, किंतु अंगूठे को बहुत महत्व दिया गया है कि एक व्यक्ति का अंगूठा दूसरे व्यक्ति के जैसा नहीं होता है। तो गुनहगार ढूंढने के लिए फिंगरप्रिंट्स का उपयोग किया जाता है, यानी कि यह शास्त्रोक्त है। तो शास्त्र ने भी माना है कि एक व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स अगर दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलते हैं, इनका वाला साइबर में भी उपयोग होता है, तो एक व्यक्ति का स्वभाव दूसरे से नहीं मिलता है, किंतु हर व्यक्ति के हाथों के ऊपर जो चिन्ह होते हैं, उन चिन्हों का उपयोग उस व्यक्ति के लिए होता है। तो हम हमारे हथेली के ऊपर यहाँ पे जब देखते हैं, तो हमने कल देखा कि सत्व गुण, रज गुण, तम गुण, उसके बाद में हमने देखा कि हमारा हाथ कैसा होता है। हमारा हाथ क्रियाशील होता है, हमारा हाथ प्रेरणादायी होता है, हमारा हाथ विचारशील होता है, हमारा हाथ कल्पनाशील होता है, हमारा अंगूठा कैसा होता है, इसकी हमने आज बेसिक जानकारी ली है। क्योंकि ये सारी बातें जो है हम हथेली से देखेंगे। हम हथेली इससे पहले अपने आप को पहचानेंगे। हमारे हाथों के ऊपर 3 तत्व है, 5 तत्व है, 3 गुण है, सत्व रज तम। हमारी हथेली के अंदर हमने रेखाएं हैं, उन रेखाओं के नाम देखे। उसके बाद में हमने अंगुलियों के जो नाम देखे ग्रहों के, वही पर्वतों के नाम होते हैं। मतलब जैसे गुरु पर्वत के ऊपर गुरु की अंगुली तर्जनी,
शनि पर्वत के ऊपर शनि की अंगुली मध्यमा, रवि पर्वत के ऊपर रवि की अंगुली अनामिका, बुध पर्वत के ऊपर बुध की अंगुली कनिष्ठिका, और फिर बाद में बुध के नीचे चंद्र और बुध के बीच में आता है ऊपरी मंगल, नीचे आता है चंद्र, उसके साइड में जो बड़ा सा गोल आधा जो उभरा हुआ भाग होता है हाथ के ऊपर वो होता है शुक्र, चंद्र और शुक्र के बीच में आता है नेपच्यून, और शुक्र के ऊपर हम वापस से देखते हैं, शुक्र के ऊपर जो अंगुली होती है उसे हम अंगूठा बोलते हैं, ये हमारा अंगूठा होता है। अब ये दो जगह काम आता है, ऐसे भी आता है और ऐसे भी आता है और ऐसे भी आता है, और हर किसी का अपना एक उपयोग होता है। तो इसे आप कम ना समझे। यह अंगूठा जो होता है हथेली से जितना दूर 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 जाता है उस व्यक्ति के विचारों में उतनी ही स्पष्टता होती है, अंगूठा जितना नजदीक 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 जाता है विचारों में उतनी ही अस्पष्टता होती है। अंगूठे के ऊपर हम एक स्पेशल वर्ग लेंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि आज हमने प्रश्नोत्तरी ली थी, प्रश्नोत्तरी के अंदर हमने देखा कि हर कोई आज, मुझे खुशी है कि कम से कम अपनी हेल्थ के लिए तो आप मतलब कॉन्शियस हो, आप लोगों को अपनी हेल्थ की जागृति है कि मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, क्या रहेगी, ये हमें जानना है, हमें वेल्थ जाननी है, पर हमें सबसे पहले जानना है मैं क्या हूँ, मेरा स्वभाव क्या है, मेरी रचना क्या है, मेरा व्यवहार क्या है, क्योंकि मैं जैसा हूँ वैसा ही मैं सामने वाले से व्यवहार करता हूँ, समझता हूँ सामने वालों को, और उसी तरह से फिर बटरफ्लाई इफेक्ट मेरे जीवन में आता है। मैं अगर रोज किसी को अच्छा बोलूं तो जीवन में लोग मुझे भी अच्छा बोलेंगे। मैं अगर रोज किसी के मुंह में एक थप्पड़ लगाता हूँ, या मैं किसी को भला बुला बोलता हूँ, या मैं किसी की चुगली करता हूँ, तो एक दिन मुझे फटके पड़ने ही वाले हैं। और मैं यदि किसी को हेल्प करता हूँ, मैं किसी के कार्य में उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ, तो कोई ना कोई आके मेरी भी हेल्प करेगा। तो ये सब हमारे नेचर के ऊपर अवलंबित होता है। दूसरी बात यह होता है कि हमने गुरु को तर्जनी को लिया था। गुरु माने क्या? देना। गुरु माने क्या? ऊर्जा। गुरु माने क्या? कल का जो अभ्यास था उसमें क्या था कि गुरु के अंदर ऊर्जा है, गुरु में देने का स्वभाव है। और जब हमारा देने का स्वभाव रहेगा, देना क्या है हमें, जैसे पुरुष बाहर कार्यस्थल पे जाते हैं, वो वहां पे किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी को हमारी हेल्प की आवश्यकता है, किसी भी तौर पे हो सकती है। आप किसी की मदद कीजिए, किसी के लिए कुछ कीजिए। पीछे आपके फैमिली में इमरजेंसी अगर पड़ती है तो परमात्मा आपको वही लौटा के देता है। घर पे माता बहनें होती है, वो कहती मैं क्या करूं, मैं तो हाउसवाइफ हूँ। तुम दुआ कीजिए, तुम अपने बच्चों के लिए करो, अपने पति के लिए करो, अपने पिता के लिए करो, अपने भाई के लिए करो। आप उनके लिए दुआ करो, आप उनके लिए अच्छे विचार रखो, आप उनके लिए अच्छा अच्छा सोचो। तो वो जहां भी जाएंगे, वो विपदा में होंगे तो आपके विचारों के वेन्स उनके साथ होंगे, आपके विचारों की धाराएं उनके साथ होगी, उनके साथ कवच बन के चलेगी। और वह कवच उनको इतना सुरक्षित करेगा कि यदि यहाँ पर आप अपने विचारों की शुद्धता रखते हो, हमें हमेशा एक ही देखना है, हमें किसी के लिए बुरा बोलना नहीं है, बुरा सोचना नहीं है, और किसी के लिए बुरा करना नहीं है। हमारा यही धर्म है। गुरु क्या सिखाता है आपको? आपका धर्म सिखाता है। तो हमारा सबसे प्रथम धर्म क्या है कि हमें किसी के लिए अच्छा या बुरा नहीं बोलना है, हमारे अंदर तटस्थ भाव चाहिए ना। हमें किसी की भलाई साइड नहीं लेते आती है, मत लीजिए, लेकिन किसी का विरोध भी मत कीजिए। अन्याय का विरोध जरूर कीजिए, अन्याय का विरोध करना भी हमारा धर्म है। जहाँ अन्याय हो रहा है वहां पे हम हमारा धर्म नहीं निभा रहे हैं तो उसके परिणाम हमें भुगतना ही है। तो यह हमारा गुरु बताता है। आप घर बैठ के अपने अच्छे पॉजिटिव विचार दीजिए। आपके पति, भाई, बहन, बच्चे जो भी है, वो अगर वहाँ पे अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो ईश्वरीय शक्ति किसी न किसी रूप में आके हेल्प करती है। इसके मैंने अपने जीवन में अनुभव लिया है। आपको कोई नामस्मरण करो, बहुत अच्छी बात है। जप तप मंत्र करो, बहुत अच्छी बात है। कुछ ना भी कर पाओ तो आप सिर्फ अपने विचारों में शुद्धता रखिए। यह गुरु बोलता है, विचारों को, अपने धर्म को धर्म से पालिए। ओम नमः शिवाय। चलो मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अब कोई बोलना चाहे तो बोल सकते हो।